खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्बे वादा सुबह आपके सामने आते हैं। प्रोग्राम रहता है सलाम जेके, जिसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर की खबरों से बाखबर किया जाए, बल्कि दुनिया भर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, मुल्क की सियासत किस तरीके से है, उस पर भी एक नज़र रखते हैं हम, और आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब से लेकर 10 बजे तक ये ट्रांसमिशन बराह रास्त आप देखेंगे, जिसमें तज्जिया तबसरा भी होगा, लेकिन आपकी बात भी होगी। 9:45 का वक्त होगा जब आप और हम गुफ्तगू करेंगे। कल की तरह कल भी हमने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करें। आज भी 9:45 का वक्त होगा जब आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने का एक छोटी सी कोशिश होगी, इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक हो, फाल हो और हमारे मुश्किलात का अजाला हो, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाते हैं तो उम्मीद हमें भी यही रहती है। आज के दिन क्या करते हैं आगाज़, और बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ है, जो आपको सबसे पहले बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे क्या कुछ है, क्योंकि आज 29 तारीख है सन 2022 की, लेकिन 29 तारीख माजी में क्या कुछ हुआ है उस हवाले से भी आपको बाखबर करेंगे आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। जुमे का दिन है और 29 तारीख जुलाई का 7वां महीना साल 2022। हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज करेंगे, आपको बताएंगे कि माजी में आज के दिन क्या क्या हुआ है क्या नहीं। हालांकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, लंबी फहरिस्त है, लेकिन चंद अहम नुकात पर हमारी नज़र रहती है। 1876 में भारत में आज ही के दिन साइंस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत दर्जनों साइंसदानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई और काम हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन तहकीक मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ शोबों में शुरू हुई। 1980 में भारत ने मॉस्को ओलंपिक्स में यानी रूस के अंदर हॉकी में तलाई तमगा जीता, और ये सबसे बड़ी कामयाबी ओलंपिक्स में अब तक की 1980 में जो हुई वो मानी जाती है। आज का दिन था, 29 तारीख थी। 1937 में जापानी फौज ने चीन के पेंगंग और टेस्टीन इलाकों पर कब्जा किया। आज के दिन 29 जुलाई जापान और चीन के अफवाज आमने सामने आई थी, लेकिन कामयाबी जापानी फौज ने हासिल की थी। साल 2003 आज से ठीक 19 बरस कबल हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर का इंतकाल हुआ। आज उन्हें फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग या फिल्म इंडस्ट्री नम आंखों के साथ याद कर रही है। 2003 में उनका इंतकाल 29 जुलाई की तारीख को हुआ था। 1655 में आज के दिन हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में दुनिया का सबसे बड़ा टाउन हॉल खोला गया, और उसके बाद हालांकि इसके बाद भी कई बड़े बने, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो 1655 में हॉलैंड की नेशनल कैपिटल एम्स्टर्डम से हुई थी, जहां ये सबसे बड़ा टाउन हॉल बनाया गया 1655 में। 1899 में न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर पहली मोटरसाइकिल रेस का इनेकाद अमल में लाया गया 29 जुलाई को। 1957 में यूनाइटेड नेशन से यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की तश्कील दी थी। 29 जुलाई साल 1957 को आज के दिन यह अहम पेशरफ्त हुई। और 1983 में पहला बगैर पायलट तैयारा जो आज के दिन जिसे बनी कहा गया, कामयाब परवाज इसने भरी। 29 जुलाई 1983 को यह पहला ऐसा परवाज तैयारा था जो बगैर पायलट के चलने वाला था। उसके बाद दर्जनों ऐसे तैयारे बनाए गए, तैयार किए गए मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। जंग के मैदान से लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान तक इनका इस्तेमाल हुआ, लेकिन शुरुआत 29 जुलाई 1983 को हुई थी, जहां पर आज के दिन ये कामयाब तजर्बा करार दिया गया था। अब आगे बढ़ेंगे, खबरों का आगाज़ करेंगे प्रोग्राम में, और शुरुआत आज भी करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ, क्योंकि बदलते मौसम ने कुछ इलाकों में बिगाड़ा है, कई जगहों पर सुधार हैं। अलग अलग तस्वीरें भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मौसम और बदलते शाहराहों का रुख या फिर हालात अभी के। चलिए जनाब, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से, क्योंकि खबर इस वक्त यही है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आज भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी, क्योंकि कल पूरे दिन आपने देखा होगा कि लगातार मूसलाधार बारिशें हुई हैं, और बारिशों के नतीजे में पत्थर और मिट्टी के तोदे गिराए हैं, जिसकी वजह से पंथियाल के पास बनाया गया आरजी शेड भी
उसकी जद में आया और लगातार स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, बीआरओ और दीगर एजेंसियां जो है शाहराह पर काम करते रहे, लेकिन रात देर गए तक भी कोई माकूल और मुनासिब जब ठहराव नहीं हुआ तो सुबह फैसला लिया गया कि फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही के लिए शाहराह पर गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दिया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर यानी टनल के इस पार और उस पार जाने पर फिलहाल पाबंदी है। इधर खबर लद्दाख के हवाले से, जहां रात देर गए फिर से खबर आ रही थी शाहराह बंद है, लेकिन फिर क्लियरेंस हुई कि जनाब शाहराह खुल गई है, क्योंकि लगातार बीआरओ की कोशिशें वहां पर रंग लाती हुई नजर आ रही है। इधर इतलात के मुताबिक महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी सामने आई है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज एक बार फिर मतला बरालूद रहेगा, कहीं पर बूंदाबांदी होगी और कहीं पर तेज हवाओं का भी असर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कल से वादी कश्मीर के मौसम में तब्दीली ज़रूर देखने को मिलेगी और जम्मू के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर भी कल जो है वो सूरत हाल बेहतर रहेगी। जब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद है तो यात्रा का अपडेट भी बड़ा ज़रूरी बनता है जी। तो फिलहाल हमारे पास जो इत्तला है वो ये है कि आज बेस कैंप, नुनवन बेस कैंप से या बालतल बेस कैंप से यात्रा को ऊपर जाने की, गुफा की ओर भेजने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि मतला बरालू था, बारिशें हो रही थी और एहतियातन ये सारा कदम जो है वो आज उठाया गया। सुबह किसी यात्री को बेस कैंप से गुफा की ओर जाने की इजाज़त नहीं दे दी गई है। और फिलहाल इत्तला के लिए आपको ये भी बताते चले कि अगर सूरत हाल बेहतर रहती है, मौसम में सुधार होता है, तो बेस कैंप पर जो यात्री है उन्हें आगे जाने की इजाज़त होगी, लेकिन ये सब कुछ फैसला होगा मौसम के मिजाज पर। अभी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की मजीद सूरत हाल क्या कुछ है और क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है, सीधे चलेंगे। नदीम इकबाल हमारे साथ है। नदीम, अपडेट कीजिएगा, वाहिद रास्ता जो जम्मू को कश्मीर और कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है, क्या कुछ सूरत हाल है? कल हमने देखा था कि मैन एंड मशीनरी मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई थी, कोशिश की जा रही थी इंटर डिस्ट्रिक्ट को भी रेस्टोर किया जाए और फिर इंटर स्टेट जो हमारा है जम्मू श्रीनगर उसको भी रेस्टोर किया जाए। कहाँ तक वो कल कामयाब हुए और आज कहाँ पर परेशानी? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जहाँ कल हमारे पास कुछ मकामात थे जहाँ पे पस्सियां गिराई थी, पत्थर गिरने को मिला था, जिसको बाद में शाम तक लगभग क्लियर किया गया था, लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा करोल डोगी पुली के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। और अभी की हम बात करें, अभी क्योंकि पंथियाल में जो स्टील टनल थी वहां पे उस पर पत्थर गिरने की वजह से वो टनल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, जहां रोड मोटरेबल नहीं है। अभी मिहाड़ के मकाम पर हमारे पास सुबह फ्रेश लैंडस्लाइड हुई है, जिस वजह से वहां पे भी दिक्कतें पेश आ रही हैं, रोड क्लियरेंस, रोड मोटरेबल रही नहीं। नाचटी में हमारे पास लैंडस्लाइड है, यानी इस वक्त हम कहें, क्योंकि कल के मुकाबले में आज अगर मौसम की बात करें, मौसम अगर से आज हम देख रहे कि बेहतर है, तेज बारिश का सिलसिला देखने को नहीं मिल रहा है, मतला बरालूद है, लेकिन हाईवे के हालात आज भी बेहतर नहीं है। जहाँ कल इस चीज को क्लियर किया गया था कि आज किसी भी गाड़ी को श्रीनगर जम्मू नेशनल पर चलने की इजाजत नहीं होगी, और वो तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि हाईवे पर इस वक्त हमें नजर आ रही है। जहाँ यात्रा की बात करें, क्योंकि कल जिस काफिले को जम्मू से रवाना किया गया था चंद्रकोट यात्रा निवास में ठहराया गया, और आज भी एक काफिला जो जम्मू से रवाना किया गया है उसे भी चंद्रकोट यात्रा निवास में ही ठहराया जाएगा जब तक रोड की सिचुएशन बेहतर होती नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मतला बरालूद है और आज की डेट में ये तमाम चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, यानी एक आध घंटे में बारिश का तेज सिलसिला शुरू हो जाता है, हाईवे बंद हो जाती है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बाद में फैसला लिया जाएगा। जब रोड हमारे पास जो यात्री चंद्रकोट के मकाम पर यात्रा भवन पर थे, क्या उन्हें आगे जाने की इजाजत मिली या अभी भी वो कल के यात्री वहीं पर, और आज यात्रा की क्या कुछ सिचुएशन है जम्मू से? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि कल जिस काफिले को रवाना किया गया था यात्रा निवास चंद्रकोट में रुकाया गया है, लेकिन आज की डेट में जहां हम बात करें, क्योंकि आज भी एक काफिले को रवाना किया गया है जम्मू से इस रामबन यात्रा निवास की तरफ, और जैसे रोड सिचुएशन बेहतर होगी तो उसके बाद ही इन तमाम लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि पहले स्टैंडर्ड व्हीकल्स को चलने की इजाजत होगी, लेकिन हमने देखा कि हाईवे का हाल इस तरह का बना ही नहीं कि स्टैंडर्ड व्हीकल्स को निकाला जाए, और इस वक्त काफी बड़ी तादाद में हमारे पास हाईवे पर जो है गाड़ियां दरमांदा होकर आ गई। जब रोड क्लियर होगी पहले उन गाड़ियों को निकाला जाएगा जो यात्रा का काफिला चंद्रकोट यात्रा निवास में रुकाया गया है, चाहे वो आज का हो या फिर कल का हो, उन्हें भी आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। कुल मिलाकर अभी हाईवे के हालात इस तरह के है नहीं कि जिस पर गाड़ियां चलाई जा सके। अभी मिहाड़ के मकाम पर पत्थर गिर रहे हैं, कैसेरिया मोड़ में पत्तियां गिराई है, वही नाशरी देखे हैं तो वहां बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फिलहाल आप सफर करना चाहें तो नई गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं, बल्कि पुरानी भी कुछ गाड़ियां थी उनको रोका गया है। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने सुबह
इस वक्त भी जब बहाली का काम साथ साथ चल रहा है तो ऊपर से मजीद मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। और ये वो मकामात हैं जहां पर कई सड़क हादसा भी इससे पहले पेश आए, इसकी जद में कई बार गाड़ियां आई, तो किसी भी खतरे को मोल ना लिया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मुगल शाहरा डुगरियां के मकाम पर रात देर गए जहां पस्सी गिरी। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस हुकाम की तरफ से इतला दी गई है कि मुगल शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही इस वक्त बहाल कर दी गई है। श्रीनगर ले शाहरा भी ओपन है, जम्मू पुंछ हाईवे ओपन है, पठानकोट जम्मू हाईवे ओपन है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा इस वक्त फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं यही वजह है कि फिलहाल बंद रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात यात्रा की हुई है तो यात्रा जहां पर मुतासिर हुई है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद होने की वजह से कल से काफिला इंतजार कर रहा, उधर खराब मौसम बलाई हिस्सों में है तो बालतल और पहलगाम से भी यात्रियों को एहतियाती तौर रोका गया था। लेकिन एक और यात्रा जिस पर आज सबकी नजरें टिकी हैं अगले 10 दिनों तक चलने वाली है। शुरुआत इसकी मचेल यात्रा के साथ साथ जम्मू पुंछ के अंदर हो जाती है और यात्रा बूढ़ा अमरनाथ जो कि शुरुआत राजौरी और जम्मू से होती है लेकिन इख्ताम इसका मंडी राजपुरा के अंदर यानी पुंछ जिले में जाकर होता है। अब से कुछ देर पहले जम्मू से काफिला रवाना हो चुका है जो कि छड़ी मुबारक भी हर बार रिवायात के मुताबिक ली जाती है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, चाहे वो पुंछ के अंदर हो कॉलेज ग्राउंड में या राजपुरा मंडी के अंदर हो। मुंतजमीन ने बीएसएफ की तरफ से, पुलिस की तरफ से, फौज की तरफ से भी सिक्योरिटी का भरपूर पहरा दिया जा रहा और इस्तकबाल करने के लिए यात्रियों का सुरनकोट से लेकर बाकी तमाम हिस्सों में इंतजामिया के साथ साथ बाकी तमाम लोग, सिविल सोसाइटी के अरकान, बिलखुसूस बड़ी मुस्लिम आबादी है, तमाम लोग वेलकम के लिए तैयारियां पहले से कर चुके हैं। इधर इस बार भी अंदाजा लगाया जा रहा कि करीब 2.5 लाख यात्री जो कि दर्शन के लिए मंडी पहुंचेंगे, तैयारियां कर ली गई। और मुल्क भर से हर बार की तरह इस बार पिछले 2 वर्षों में कोविड के सबब नहीं हो पाई है लेकिन रात देर गए जो त्रिशूल यात्रा निकाली गई ये यात्रा से एक दिन पहले होती है और ऑफिशियली अब से थोड़ी देर पहले यात्रा शुरू हो गई है। काफिला जो कि सुंदरबनी से रवाना हुआ है पुंछ पहुंचेगा और उसके बाद थोड़े थोड़े करके अलग अलग जत्थों में इनको मंडी के लिए रवाना किया जाएगा सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच। लेकिन बड़ी बात यह है कि यात्रा 2.5 वर्षों के बाद दोबारा शुरू हुई है तो तैयारियां कैसी हैं और इस्तकबाल के लिए तैयारियां या फिर इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान जो मुसलसल ग्राउंड पर थे। लेकिन मजीद क्या कुछ इसमें तफसीलात हैं, सनी शर्मा के पास पुंछ चलते हैं। सनी, क्या डिटेल्स हैं? और खबर है कि पहला काफिला जम्मू से निकल चुका है, सुंदरबनी से कुछ गाड़ियां निकल चुकी हैं, क्या टाइमिंग है शेड्यूल के हिसाब से और कब पहला काफिला जो है वो दर्शन करेगा? जी आसिफ, पहले तो मैं आपको बता दूं पुंछ जिले में 3 साल के बाद बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आने जा रही है। इसका स्वागत के लिए जगह जगह पर लोगों ने जो है वो स्टॉल लगाए हुए हैं। सुंदरबनी की बात करें, रजौरी की बात करें या बीजी या पुंछ की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग जो है यात्रा के स्वागत के लिए इस बार खड़े हुए हैं। देखा यह भी जा रहा है कि जो हमारे मैंड्रिक के लोग हैं, मुस्लिम आबादी है मैंड्रिक की, वहां के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी इस बार बीजी के अंदर जो है वो स्टॉल लगाया जा रहा है इन यात्रियों के लिए, क्योंकि 3 सालों के बाद बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ आज बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है 5 बजे के लगभग पुंछ पहुंचने वाली है, जहां उसका पुंछ डिग्री कॉलेज ग्राउंड में उसका स्वागत किया जाना है। बीती रात को ये यात्रा जो है पुंछ में ठहरेगी और सुबह 5 बजे ये बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए पुंछ से निकलेगी। खान पीन का जो बंदोबस्त है वो पुंछ दिशनामी अखाड़ा मंदिर में इनका किया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है 11 से 1200 यात्री जो हैं आज पुंछ पहुंचने वाले हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके स्वागत के लिए आसिफ आगे आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो तकरीबन पहला काफिला जो है 5 साढ़े 4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास पुंछ पहुंचेगा, फिर वहां से रवानगी इनकी मंडी के लिए होगी। इधर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी खबर है कि छड़ी मुबारक जो है वो शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर पहुंच गई है और आज इसे भवानी के लिए रवाना किया जाएगा। और मजीद जो हर बार रिवायात के मुताबिक होता है और जिस तरीके से यात्रा जैसे जैसे इख्ताम की तरफ जाती है, ये जो छड़ी मुबारक है वो पहलगाम से होते हुए श्रीनगर, फिर यात्रा वाले रूट से ले जाते हुए अमरनाथ ले जाई जाती है, उस तरीके से इस बार भी तैयारियां। और महंत दीपेंद्र गिरी जिनकी मौजूदगी में ये पूरा काम मुकम्मल होता है। तो एक तरफ एक यात्रा शुरू हो गई है और कल का दिन चूंकि मचेल यात्रा भी किश्तवाड़ सूबे के अंदर, किश्तवाड़ जिले के अंदर शुरू होने हैं, इधर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी तकरीबन कंक्लूजन की तरफ जा रही है। कुछ दिन बचे हैं लेकिन अब जो रिवायती एतबार से काफ़ी अहमियत की हामिल है छड़ी मुबारक, उसको ले जाने का भी सिलसिला और मजीद आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी है।
इस वक्त? चलिए जी, ये तो यात्राओं के हवाले से है, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हो। अपडेट आपको आसिफ रशीद कर रहे थे, लेकिन आते हैं जी आगे, बात करते हैं मरकज के एक और अहम फैसले की। और मरकज का ये फैसला जम्मू कश्मीर के जाविये से इंतहाई अहम माना जा रहा है और सिक्योरिटी सिनेरियो से इसे काफ़ी बड़ा फैसला माना जा रहा है। खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से 35.19 करोड़ रुपया अप्रूव कर दिया गया है सीआरपीएफ के लिए, ताकि वो खसूसी गाड़ियां जो है उन्हें खरीद सकें। और ये खसूसी जैमर गाड़ियां होंगी जिन्हें खरीदने का मंसूबा पहले पेश किया गया था, और अब बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वजारत दाखिला ने 45.19 करोड़ रुपया सीआरपीएफ के लिए दे दिए हैं, जहां पर वो CRID जैमर व्हीकल्स खरीदेंगे। और ये माना जा रहा है कि इब्तिदाई मरहले में श्रीनगर और साउथ कश्मीर में इन गाड़ियों को तैनात कर दिया जाएगा, और इब्तिदाई तौर पर 10 से 15 गाड़ियां खरीदने की बात जो है वो मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से अप्रूवल मिली है, जिनमें सबसे ज़्यादा गाड़ियां साउथ कश्मीर और श्रीनगर में रहेंगी, और चंद गाड़ियां नक्सल प्रभावित इलाके जो हैं वहाँ पर भी रखी जाएंगी। और ये माना जा रहा है कि ये गाड़ियां जो है ये IED, यानी जो हम लगातार देख रहे हैं वादी कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 महीनों के दौरान कई जगहों पर IED या स्टिल बॉम्ब्स की खबरें सामने आ रही थी, उसको टैकल करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक मंसूबा तरतीब दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि RCID जैमर जो है इसकी अशद ज़रूरत वादी कश्मीर के अंदर भी है और नक्सल प्रभावित इलाकों के अंदर है, जिसको देखते हुए 45.19 करोड़ रुपए की रकम मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दे दी गई है, जिसके बाद तकरीबन पहले मरहले में 10 से 15 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो बताया जा रहा है जी वो 4.5 करोड़ रुपया एक गाड़ी का है, और तो इस तरीके से 10 गाड़ियां पहले मरहले में खरीदी जा सकती है, लेकिन 15 गाड़ियों की रिक्वेशन जो है वो CRPF की तरफ से चली गई है। CRPF का मानना है कि ये जो गाड़ियां आएंगी जी ये जैमर गाड़ियां होंगी, और इससे कश्मीर के अंदर जो पिछले कई दिनों से हम IED ब्लास्ट और दीगर चीज़ें देख रहे हैं उसको काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये जैमर जो है ये कम से कम फ्यू 100 किलोमीटर्स तक, यानी 500 मीटर्स तक, यानी कुछ 100 मीटर 200 या 400 मीटर का दायरा रखा गया है इसमें, वहाँ तक इसका असर जो है वो रहता है। और ये जो रिमोट कंट्रोल वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली ट्रिगर IED ब्लास्ट है उससे बचा जा सकता है। और इस तरीके से VVIP सिक्योरिटी और ऑपरेशंस के दौरान इन गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। और फिलहाल जम्मू कश्मीर के लिए ये रकम जो है वो मखसूस की गई है CRPF के लिए कि 45.19 करोड़ रुपया दे दिया गया है CRPF को, जिसके बाद ये गाड़ियां लाई जाएंगी, जिनमें ज़्यादातर गाड़ियां श्रीनगर के अंदर रखेंगी जाएंगी, साउथ कश्मीर के अंदर और श्रीनगर के अंदर, और कुछ गाड़ियां जो है वो नक्सल प्रभावित इलाके जो रियासतें हैं वहां पर भी भेजी जाएंगी, ताकि VVIP सिक्योरिटी को वहां पर यकीनी बनाया जाए। इससे पहले भी कुछ जैमर CRPF के पास है, लेकिन माना जा रहा है कि जो नई तकनीक है ये मजीद बेहतर है, और इससे 400 से 500 मीटर तक का दायरा जो है वो सिक्योर होता है, जिससे IED के नुकसान से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो मरकजी वजारत दाखिला ने 45.19 करोड़ रुपया फिलहाल CRPF के प्रपोजल पर देने का फैसला ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस और सिविल हुकाम के लिए बल्कि CRPF के लिए क्या इकदाम सरकारी तौर पर किए गए हैं, डिटेल्स आपके सामने रखी हैं, लेकिन बात ज़रा जम्मू कश्मीर पुलिस की भी करते हैं। और कल शाम से ही हमने आपको मुसलसल अपडेट दिया है कि कार्रवाई ये तीसरी मरतबा हुई है, और उन तमाम इमलाक को, उन तमाम घरों को श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो आज के वक्त में हैं, और पुलिस ने एक तवील मुद्दत से जो कि इंक्वायरी चल रही थी और पुलिस हेडक्वार्टर की बाकायदा पेश की मंजूरी के बाद अटैच करने का सिलसिला जो है ये तीसरी मरतबा तीसरा फैसला है। पुलिस ने ट्वीट करके इससे पहले 2 मरतबा जानकारी दी, श्रीनगर के अंदर 4 फिर 5 और अब जाकर मजीद 5 घरों को पुलिस की जानिब से मुंसलिक करने का फैसला लिया गया, बल्कि कल ही उन्हें सील भी कर दिया गया। पुलिस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीर भी शेयर कर दी। पुलिस का ये मानना है, जो वर्जन है या जो ट्वीट करके जानकारी दी गई, बयान जारी हुआ है कि ये तमाम मकानात जो दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल थे या श्रीनगर में दहशतगर्दी के मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले 5 मकानात जिनके मुतालिक तहकीकात हुई, और फाइंडिंग्स के बाद पता चला कि ये वो 5 ऐसे मकानात हैं जहां पर मिल्टन 2 ने सरगर्मियां अंजाम देने के लिए इन मकानात को इस्तेमाल किया। मनसूबाबंदी हुई और पुलिस हेडक्वार्टर की बाकायदा, चूंकि मीटिंग्स हर बार होती हैं, हफ्तावार ब्रीफिंग होती है,
वहां से पेशगी मंजूरी मिली, जिसके बाद ये तस्वीरें 5 जो अलग अलग आपके सामने हैं, पुलिस ने इनके बाहर नोटिस चस्पा किए और 25 गैर कानून सेक्शन जी और 25 का इस्तेमाल करके पुलिस ने एक तो आईपीसी की मुख्तलिफ दफात का इस्तेमाल किया और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट का इस्तेमाल करते हुए, यानी गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जैसे एक्ट का सहारा लिया जाता है, उसकी मुख्तलिफ दफात का इस्तेमाल करते हुए 5 मकानात को पुलिस की जानिब से मुंसलिक कर दिया गया और साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि कार्रवाई मजीद आगे जब बढ़ेगी कुछ और नाम हो सकते हैं, लेकिन एक लंबी फहरिस्त पुलिस की तरफ से जारी ये आप याद रखिएगा कि रवां साल के दौरान ही ये बात सामने आई कि अब इमलाक को भी कुर्की होगी और ताला लगेगा और उसे सीज किया जाएगा, क्योंकि अगर ये साबित हुआ कि विलफुल, यानी एक ये है कि मिलिटेंट रात को अंदर आया और सुबह इनकाउंटर वहाँ पर हुआ, वो एक मसला है। दूसरा ये होता है कि लगातार आप की नॉलेज में और बार बार आप वहाँ पर हाइड को देते हैं, आप वहाँ रुकाते हैं मिलिटेंट को, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई भी क्ल्यू मिलता है तो उस रिहायशी मकान को सील किया जाएगा जी, यूएपीए कानून के तहत। तो इस वक्त की अहम बड़ी खबर जिसकी वजाहत थोड़ी देर पहले आसिफ ने आपको कर दी है कि 5 रिहायशी मकान जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल अटैच कर दिए हैं, सील कर दिए हैं और उन सभी पर यह इल्ज़ाम है कि वो जनाब मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने में और मिलिटेंसी के मामलात को आगे बढ़ाने में विलफुली अपनी ताउन और अपना मदद जो है वो कर रहे थे। अब किन लोगों के जनाब हुए हैं तो फटाफट से सुन लीजिएगा। एक रिहायशी मकान है जी बाबर सुहेल सोफी सन ऑफ मोहम्मद यूसुफ सोफी, उस्मानाबाद लावेपोरा, और उसके बाद है आदिल अहमद लोन वलद गुलाम मोहम्मद लोन, रेजिडेंट ऑफ बाजार मोहल्ला लावेपोरा, यानी लावेपोरा के 2 मकान। मुजफ्फर अहमद मीर और रमीज अहमद मीर, ये दोनों भाई हैं खुर्शीद अहमद मीर के मलूरा, ये भी HMT का एरिया, इसी एरिया में इसको भी अटैच कर दिया। और ये मकान जो है ये इस्तेमाल हुए हैं जी, एक FIR दर्ज हुई थी, FIR नंबर 48/2021 अंडर सेक्शन 307, 302, 392, 120B और उसके साथ साथ यूएपीए कानून के 16, 18 और 20 शिक के तहत FIR दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन पारिमपोरा के अंदर, जिसके बाद यहाँ पर यह कार्रवाई हुई है। इसके अलावा रिहायशी मकान फिरदौसाबाद बटमालू का जो अब्दुल मजीद गनाई वलद गुलाम मोहम्मद गनाई का है, इसको भी सील कर दिया गया है। और ये मकान इसलिए सील कर दिया गया क्योंकि FIR नंबर थी 128 सन 2020 अंडर सेक्शन 7/27 और यहाँ पर भी यूएपीए कानून 302, 307 IPC और 20-19-16 का एक्ट का हवाला देते हुए पुलिस स्टेशन बटमालू ने एक FIR दर्ज की और यहाँ पर भी जो है सील कर दिया गया। डबल स्टोरी मकान जो है अब्दुल रहमान भट्ट वलद अब्दुल रज़ाक भट्ट दरबाग हरवन, ये है वालिद जनाब आशिक हुसैन भट्ट के, जो बताया जा रहा मिलिटेंट है जी, इन्वॉल्वमेंट है उनकी। FIR नंबर 95/2021 सेक्शन इनमें भी 307 और यूएपीए कानून के 19, 18, 20, 16, 13 के तहत FIR दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन हारवन में, तो उनके भी इमलाक को सील कर दिया गया है। और ये जो सील सारी हुई है ये पुलिस के मुताबिक ये जनाब पूरी तहकीकात के बाद ये सील हुई है। सियासी बयानात का सिलसिला कल से ही हम देख रहे हैं, ट्विटर पर कई बयान सामने आए हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब सजाएं दी जा रही हैं उन लोगों को जिनकी कोई सजा ही नहीं। अगर किसी का बेटा मिलिटेंट बना है तो बाप का क्या कसूर है इसमें, इस तरीके की भी बातें आ रही है। बहरहाल पुलिस का अपना बयान पहले ही सामने आया है कि जनाब पूरी तहकीकात के बाद इन मकानों को सील कर दिया गया, यानी आने वाले दिनों में मजीद होगी कार्रवाइयाँ। इसका भी कल ही खुलासा खुद पुलिस के सरबराह की तरफ से किया गया था, जब वो एक पुलिस तकरीब से खिताब कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि हर दिन नए चैलेंज होते हैं और उन चैलेंजों से नबरदा आजमा होने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस हर वक्त और हमजहद तैयार है। तो पुलिस के बाद जरा आपको एक और खबर बताते हैं जो इस वक्त की अहम खबर है, वो एयरक्राफ्ट जनाब हो गया है हादसे का शिकार MiG-21 जी आसिफ। बिल्कुल, एक और हादसा पेश हुआ आया है और इसमें 2 जवानों की जान चली गई है। दोनों पायलट्स थे और ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। एयरक्राफ्ट जो कि बताया जाता है कि भारत पाकिस्तान की सरहद के करीब राजस्थान के अंदर, तफसीलात जो सामने आई हैं कि लड़ाकू तैयारा था MiG-21 रात 9 बजे के करीब जिला बायतू थाना इलाके के अंदर, जहां भमीड़ा गांव है राजस्थान में, गिरकर तबाह हो चुका है। तस्वीरें भी आपको साथ साथ थोड़ी देर में बताएंगे। और तैयारे के गिरते ही इसमें आग लगी है।
2 पायलट्स जिन्हें बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला है। अंधेरा काफी था और हालांकि हादसा तो रात 9:15 के आसपास हुआ है, लेकिन इतला सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास मिली है, क्योंकि इस इलाके के अंदर बताया जाता है जीरो लाइन पर सिर्फ एक तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, एक तरफ BSF है, तो कोई ज्यादा इस इलाके पर नजर जरूर थी, लेकिन पता नहीं चला। सुबह जब आग के गुब्बारे धुआं देखा गया और उसके बाद पुलिस और जिला इंतजामिया की टीम फायर टेंडर के साथ मौके पर रवाना हुई। इस हादसे में पायलट के ताल्लुक से सरकारी तौर पर इतला कोई मौसूल नहीं हुई है, लेकिन जो जराए बता रहे हैं कि दोनों पायलट्स ने अपनी जान गंवा दी है इस हादसे में। और फिजाइया ने जो बयान जारी किया उसमें कहा है कि एक जुड़वा सिटा MiG-21 ट्रेनी तैयारा जो शाम के वक्त इस इलाके के अंदर मश्क में मसरूफ था, अतरलाई एयरबेस से ट्रेनिंग सोटी के लिए रवाना हुआ था। रात तकरीबन 9:10 पर तैयारा बाड़मेर के करीब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हादसे का शिकार हुआ। दोनों पायलटों को शदीद चोटें आई, जिनमें से बताया जाता है कि एक की मौत पहले हुई और बाद में दूसरे ने भी दम तोड़ दिया। इस बीच भारतीय फिजाइया ने अफसोस का इजहार करते हुए जानों की ज़िया पर कहा है कि गमजदा खानदानों के साथ मजबूती के साथ फिजाइया खड़ी है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने बाड़मेर राजस्थान की, भारत पाकिस्तान से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर ये एरिया है जहां पर MiG-21 ये लड़ाकू तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। दोनों पायलट्स ने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी है। चलिए जनाब, बाड़मेर राजस्थान से जरा वापस जम्मू कश्मीर आते हैं और आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने थोड़ी सी राहत गुलमर्ग होटेलियर्स और दीगर लोगों के लिए दी है, क्योंकि जेर समाअत केस पर कल डिवीजन बेंच ने एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया है और गुलमर्ग के हवाले से पॉलिसी को तरतीब देने और मसाइल को हल करने के लिए डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कल बाज़ाब्ता तौर पर सरकार से ये कहा है कि वो पॉलिसी बनाएं उन लोगों के लिए जो होटल मालिकान हैं, हट मालिकान हैं और दीगर स्ट्रक्चर जो वहां पर खड़े किए गए हैं गुलमर्ग बाउल और गुलमर्ग बाउल के आसपास, चाहे उनके पास परमिशन है या विदाउट परमिशन है, लेकिन अब उनके लिए एक पॉलिसी को मुरतब करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। साथ साथ लीज के मामले पर भी कल अदालत ने अपनी बात सामने रखी और कहा कि जिन लोगों का लीज खत्म हुआ है क्या उनकी लीज को बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए, सरकार इसमें भी हतमी फैसला ले और जिन लोगों की लीज बढ़ाई गई है उनकी तजदीदकारी के हवाले से भी GDA और दीगर लोग जो है वो सामने आकर पॉलिसी को मुरतब करें। कल जब ये मामला चल रहा था तो बोका जो कमेटियां उनके पास कुल मिलाकर 60 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं होटल मालिकान हट मालिकान की तरफ से, जिनमें यह कहा गया कि रिनोवेशंस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और स्ट्रक्चर्स को रिनोवेट करने के लिए उन्हें परमिशन दिया जाए। 60 में से फिलहाल 37 एप्लीकेशंस को अलाउ कर दिया गया है। अदालत के अंदर कल इस बात को रखा गया। मजीद इस बड़ी खबर पर, क्योंकि गुलमर्ग इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है, सयाहों का आना जाना है, मजीद क्या कुछ इसमें कहा गया, सीधे श्रीनगर चलेंगे। सही तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। गुलमर्ग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ज़मीन मालिकान की नहीं है, सरकार की, और सरकार हर हमेशा उसे लीज पर देती आ रही है और पिछले साल से जो होटल मालिकान है, हट मालिकान है या दीगर लोग हैं, उनके पास से लीज चली थी और वो अपने तरीके से चला रहे थे। पिछले कई महीनों से लीज रिनोवेट नहीं हो रही है। जब लीज दोबारा से नहीं दी गई, उसे रिवैलिडेट नहीं किया गया, तो जो ज़ेब-ओ-ज़ीनत का काम था, रिनोवेशन का काम था, वो भी हॉल्ट पर आया था और फिर दीगर मामला भी इस हवाले से चल रहे थे। मामला अदालत की नोटिस में है। अदालत ने कल क्या कुछ ऑर्डर जारी कर दिए हैं, कितनी राहत आप मानते हैं उन लोगों के लिए जो इस सनत के साथ वहां पर जुड़े हुए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में सयाह तो आमतौर पर जब गुलमर्ग का रुख करते हैं, लेकिन सयाहों को शायद ही अंदरूनी परेशानी का इल्म है। यहाँ पे होटलियर, पोनी वाला और उसके बाद उन ट्रैक्स पे जो घोड़े वगैरह चढ़ाते हैं, ये मामला भी दरअसल कल कोर्ट में दाखिल हुआ था। यानी गुलमर्ग का आसपास जो आपको बाहर से दिखता है सयाहों के लिए बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अंदर जो लोग इसके साथ कंसर्न पार्टीज है, जिसमें आपका होटलियर है, इसमें आपका हट वाला है, हटमेंट्स जो वहां पे बने हुए हैं, वो बड़े मुश्किलात से दो चार है। मामला कल हाईकोर्ट की नोटिस में लाया गया और चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और स्पेशल जज जनाब जावेद इकबाल वानी साहब की सदारत में डिवीजन बेंच ने चंद अहम इंकशाफात, चंद अहम फैसले सुनाए। और जिस वक्त गुलमर्ग की हम बात करते हैं, 3 अहम बड़े चैलेंजेस। एक ये, क्या आपके पास जो वहां पे आपका बिल्डिंग है, चाहे वो हार्टमेट्स है या होटल है, क्या उसका परमिशन है? नहीं है। अगर नहीं है तो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्या कुछ अहकाम
हाई कोर्ट की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, जो आपके गुलमर्ग के आसपास में जो आपने पोनी वाले घोड़े वाले जो ट्रैक आप इस्तेमाल करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, जंगलात के लिए, क्या उसमें एनवायरनमेंट कहीं दरख्त के कटाव से आपके माहौलियात को गलत असर तो नहीं पड़ा है? और दूसरी बात, तीसरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो आपका कूड़ा कचरा गुलमर्ग में दूर दराज हजारों किलोमीटर दूर सयाह आते हैं, उसके बाद इस कूड़ा कचरे को आप किस तरह से ठिकाने लगाएंगे, ये 3 मामला दरअसल हाईकोर्ट में पूरी तरह से छाए रहे। और हाईकोर्ट ने हिदायत जारी की है कि गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो आने वाले दिनों में बताएं जिनका लीज खत्म हो गया, क्या उन्हें लीज एक्सटेंड करने के लिए कोई रास्ता है या इसको खत्म कर देना होगा? जिनके पास कागजात नहीं है, परमिशन नहीं है, क्या उन्हें कोई राहत मिल सकती है, नहीं मिल सकती, ये भी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को कंफर्म करना होगा। साथ ही साथ गुलमर्ग में जो आपको सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है रेनोवेशन का, क्योंकि हार्श विंटर्स आने वाले हैं और अब अगस्त के बाद तकरीबन अगस्त 15 के बाद शाम और सुबह जो है सर्दियां शुरू हो जाएंगी। जब आप इन अपार्टमेंट्स को और उसके बाद होटल को अगर आप रेनोवेशन में जाना चाहते हैं तो आपको क्या इसकी परमिशन है? आपको याद होगा अशफाक साहब कि जम्मू कश्मीर में हाउस बोट ओनर्स के भी ये मसाइल काफी सालों साल तक लटके रहे कि उनको हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं मिल रहा था कि वो अपने हाउस बोटों को रेनोवेट करते। इसी तरह से गुलमर्ग में अब क्योंकि हाई कोर्ट ने थोड़ी सी राहत जरूर दी है कि फिलहाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर और खुद हाजिर होकर इन सवालात का जवाब देना होगा कि रेनोवेशन के लिए, परमिशन के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और बाकी मामला को देखने के लिए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास क्या फार्मूला, क्योंकि हाईकोर्ट चाहती है कि एक तो आप एनवायरनमेंट भी बचा रहे, दूसरा स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़े हो गए हैं या उसमें रेनोवेशन की जरूरत है। क्योंकि आपको याद होगा नामी गिरामी होटल जब गुलमर्ग में बना तो शायद उस वक्त धनक तक नहीं लगी कैसे बना, किस तरह से बना, हालांकि असासा हमारा है, लेकिन जब एक छोटे से हटमेंट को आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, रेनोवेशन की जरूरत पड़ती है, तो बेसहारा आदमी जो है वो हाई कोर्ट के बगैर किसके पास जाएगा, अदालत आलिया के बगैर किसके पास जाएगा? कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के इस गुलमर्ग सयाहती मकामात में इन 3 मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट ने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी की है और खुद फिजिकल अपीयरेंस में उन्हें बताना होगा कि ये 3 रास्ते हम किस तरह से कुशादा बनाएं और ताकि आवाम को भी राहत मिल सके, एनवायरनमेंट भी हमारा बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी आसिफ। बिल्कुल, अभी तक आपको ये लीज का मामला जो है मुसलसल हमने इस पर खबरें दी हैं, तफसीलात आपके सामने हर बार रखी हैं कि मामला अदालत में जब पहुंचा है तो दोबारा बहुत सारे जो मामला थे वो पेंडिंग थे, लेकिन उनमें से एक ये बड़ा अहम मामला था जिसकी वजह से शोबे पर भी काफ़ी हद तक असरात मुरतब हुए हैं। उन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए जवाब भी तलब किया गया है। फिजिकल अपीयरेंस के जरिए बताया जाएगा कि आगे की हिकमत अमली क्या है इस मामले पर। अब ज़रा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की भी बात करते हैं। एक और अहम इकदाम उठाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से, स्काई वॉक और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर श्राइन बोर्ड की तरफ से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले लोगों के लिए अब तक नहीं था, वो बनाकर तैयार हुआ है और बाकायदा इसमें मजबूती के साथ जो काम हुआ है, इस रास्ते को अब तमाम यात्रियों के नाम वक्फ कर दिए। इस रास्ते को बनने के बाद यात्रियों को वक्फ कर दिया जाएगा और संगे बुनियाद इस रास्ते का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से रखा गया है। श्राइन बोर्ड ने ये मामला साल 2018-19 में उस वक्त की सरकार के नोटिस में लाया था जब रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, और उस वक्त कहा गया था कि अगर ये रास्ता बनता है तो 2 तरह की चीज़ें दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर होगी। ख़राब मौसम में इस रास्ते का इस्तेमाल आसानी से होगा। दूसरा, जो आप केबल कार का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई तकनीकी एतबार से कोई परेशानी होती है, तकनीकी खराबी होती है, तो उस दौरान भी इस रास्ते का इस्तेमाल आसानी से किया जाएगा। स्काई वॉक बाकायदा एक वो रास्ता जहां से बड़ी तादाद यात्रियों की एक साथ दर्शन के लिए जा सकेगी। इसके लिए अब जो श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान हैं उनकी मौजूदगी में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम शुरू कराने के लिए बाकायदा जो फाउंडेशन है वो ऑनलाइन मोड के जरिए रखी, यानी जैसे आप ई फाउंडेशन कहते हैं, और ये भी कहा गया कि भवन और जो गायत्री भवन है वहां तक इसको पूरी तरीके से तामीर किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ ज़रूरत के मुताबिक जो अकोमोडेशन की कहीं प्रॉब्लम थी वो इस हिसाब से उसको सारी चीज़ें रखी गई है। और कटरा के अंदर यात्रियों को अब तक दरपेश मुश्किलात में से एक मुश्किल ये भी थी कि इस रास्ते की वजह से या स्काई वॉक ना होने की वजह से तरह तरह की मुश्किलात जो ग्राउंड पर थी उनमें से एक इंतजामिया मानती है कम से कम वो इससे दूर हो जाएगी। साथ ही ये भी श्राइन बोर्ड ने जो बाकायदा एक प्रपोजल पहले सरकार के नोटिस में रखा, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने, अब ये कहा गया कि आसानी से 2 तरह की चीज़ें होंगी। मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट जो है, यानी हर तरफ से और आसान
और आसान होगा उन तमाम यात्रियों के लिए जो गुफा की तरफ जाएंगे या दर्शन करने के लिए, माता के दर्शनों के लिए जाएंगे, उन रास्तों के लिए, और बिना किसी परेशानी के वो जाएंगे। तीसरी बड़ी बात, इसमें अभी तक जो वुडन फ्लोरिंग का काम था, कहा गया था कि कैसे इस्तेमाल इसमें सीमेंट की जाएगी, क्या इसमें शीशे का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्या इसमें लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो बाकायदा एक प्रोजेक्ट तैयार करके जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद इसकी मॉनिटरिंग भी की है जब उनने ई फाउंडेशन उसका रखा, और ऑनलाइन मोड के जरिए वो इस वक्त इस तकरीब का हिस्सा थे, श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान मौजूद थे। और अगर ये बनती है तो एक तो ये है कि कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो कहा गया है कि इस रास्ते के मुकम्मल होने से जो अकोमोडेशन या रिहाइश का कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी, और दूसरा सरकार इस पर एक कसीर रकम अपने खजाने से खर्च करने जा रही है। स्टाफ जो यहाँ का अमला है उसके रहने के लिए भी बाकायदा पूरे इंतजामात होंगे, और सरकार मानती है कि इस पर तकरीबन जो तखमीना लागत है वो 7.62 करोड़ रुपए इस मंसूबे को मुकम्मल करने में होंगे, और जिसमें 16 2 रूम सेट्स होंगे, यानी डबल रूम वाले सेट बनाए जाएंगे 7.62 करोड़ रुपए की इस रकम में। 28 सिंगल रूम के सेट्स इसमें तैयार किए जाएंगे, जिनके साथ वॉशरूम होगा, बाथरूम कह लीजिए या फिर किचन, ये तमाम इन सेट्स के साथ जो डबल होंगे और सिंगल होंगे सबके साथ। पार्किंग स्पेस अंडरग्राउंड रखी जाएगी इस मंसूबे के लिए जो प्रपोजल तैयार हुआ है उसमें, और साथ ही साथ 2 लिफ्ट, और मुश्किल हालात में, आपातकाल या इमरजेंसी में अगर कहीं पर कोई हादसा पेश आता है, किसी तरीके से आग लगती है, कोई ऐसा वाकया पेश आता है, तो उसके लिए फायर एंड इमरजेंसी के लिए भी एक रास्ता बाकायदा इस मंसूबे में। अच्छा, इस पूरे मंसूबे में सिर्फ 12 महीने ने 1 साल के टेन्योर के अंदर अंदर इसको मुकम्मल करना होगा। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो चेयरमैन भी है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनकी तरफ से इसके अहकाम भी जारी कर दिए गए। बढ़ते हैं जी आगे, बात तरक्की की हो रही है क्योंकि ये डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। सयाहत को परवान चढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सयाहत तब परवान चढ़ेगी जब रास्ते हमारे सही होंगे, यानी रास्ते जिन्हें तरक्की का दरवाज़ा माना जाता है। लेकिन हमारे रास्तों की हालत ये है कि जम्मू और श्रीनगर का जब आप मुकाबला करेंगे तो पता लगेगा कि कछुए की चाल चल रहा है श्रीनगर का रिंग रोड प्रोजेक्ट, और बिल्कुल कछुए की चाल चल रहा है क्योंकि अभी तक 5 साल के दौरान सिर्फ 10 से 11% काम मुकम्मल हुआ है। सरकारी ज़रायों की तरफ से तस्दीक हो रही है। और ये बात याद रखिएगा कि वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोजेक्टों के तहत इस रिंग रोड को लिया गया था, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर काम शुरू किया था एक साथ जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, और सन था 2018। 5 साल के वक्फे के बाद श्रीनगर जो रिंग रोड है, यहाँ पर काम मुकम्मल जो हुआ है वो सिर्फ 10 या 11% हुआ है। इसके मुकाबले में जब आप मध्य मुकाबले में जम्मू को देखेंगे तो जम्मू में यही काम 60-70% से भी ज़्यादा हुआ है। नियर अबाउट 75% काम मुकम्मल हुआ है जम्मू रिंग रोड प्रोजेक्ट का। तो इस पर जब ये प्रोजेक्टों की बात आ रही थी तो इसमें यह भी खबर आई कि जनाब जब श्रीनगर रिंग रोड को बनाना था तो माहौलियात को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लाखों पेड़ काटे गए जिनकी मालियत 13.75 करोड़ रुपये तक बताई गई। लेकिन कहा गया जनाब मंसूबा है, ये चीज़ें होती रहेंगी। लोग भी खामोश रहे इस उम्मीद के साथ कि शायद ये मंसूबा तेज़ी के साथ बनेगा। 5 साल के वक्फे के बाद जब सिर्फ 5% काम हो और जम्मू के अंदर 5 साल के अंदर 74% काम हो, तो सवाल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर उठ रहा है कि अगर डेवलपमेंट का ये मॉडल चल रहा है तो फिर अकाउंटेबिलिटी का फुकदान क्यों है। यहाँ पर यह भी कुछ माहिरीन का मानना है कि जिस एजेंसी को श्रीनगर के अंदर काम सौंपा गया था वो एजेंसी बाद में शायद दिवालिया हुई, काम दूसरी एजेंसी को दिया गया, वो एजेंसी भी लैतुलैल से काम कर रही है। बहरहाल कश्मीर सूबे का रिंग रोड जो है वो सिर्फ 10% और जम्मू सूबे का रिंग रोड जो है वो 74% मुकम्मल हुआ। मजीद क्या कुछ इसमें खबर है, मजीद क्या कुछ डायलॉग इसके अंदर है, मजीद किस तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया है, सीधे श्रीनगर चलेंगे। हमारे साथ हिलाल हांजुरी भी ज्वाइन किया हुआ। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ये जो रिंग रोड की हम लगातार बात बता रहे हैं ये हमारे लिए शाहरा के मानंद है, क्योंकि अगर आपने साउथ से नॉर्थ की ओर आना है तो ये रिंग रोड आपको काफी कम वक्त के अंदर नॉर्थ तक पहुंचाएगा। और ये जो जमेला हम देख रहे हैं सड़कों पर, जो ट्रैफिक जैमिंग है, अगर ये रिंग रोड बनता है तो इससे काफी राहत मिलेगी, उम्मीद ये है। लेकिन जम्मू वर्सेस जब श्रीनगर देखते हैं तो सूरत हाल सबके सामने है। देखिए गौहर, 2 ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मरकजी नगियत के हैं और जम्मू के अंदर बनाए जा रहे हैं, और दोनों प्रोजेक्टों पर जो काम है वो उस तारीख से जारी है। यहाँ तक की कई डेडलाइंस इन प्रोजेक्ट ने पार की हैं। एक
जो श्रीनगर के अवंतीपुरा के अंदर जो एम्स बनाया गया था, जो एम्स का एस्टैब्लिशमेंट था, उसमें भी कचरे की रफ्तार से काम जारी है। हालांकि बहुत लेट उस पर काम किसी हद तक शुरू हुआ है। और दूसरा यह रिंग रोड प्रोजेक्ट जो कि मरकजी सरकार की जनत से डायरेक्टली यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो इसके एग्जीक्यूशन करने वाले जो एजेंसीज हैं उन्हें ये काम सौंप दिया गया है। और इस हवाले से जो आदाद शुमार आपने भी इस प्रोग्राम के जरिए हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए कि सिर्फ 10% काम जो है अभी तक हुआ है। वाइल जम्मू के अंदर ये काम रिंग रोड पर लगभग 74% के आसपास हुआ है। ये ऑफिशियल फिगर्स हम कोट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो पब्लिक के अंदर एक खदशात पैदा होते हैं कि जम्मू के अंदर ज्यादा तवज्जो दी जाती है और कश्मीर के अंदर कम तवज्जो दी जाती है, तो सरकार की इन कोताहियों की वजह से उन खदशात के जो अवाम के अंदर पाए जाते हैं उनकी पजीराई होती है। भले ही सरकार का ऐसा इंटेंशन ना हो, लेकिन सरकार का एग्जीक्यूशन जो है उससे उन खदशात को पजीराई हासिल होती है। ये श्रीनगर के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ये रिंग रोड जा रहा है, चाहे श्रीनगर हो, बांडीपुरा हो, बडगाम हो, पुलवामा हो, ये 42 किलोमीटर का रिंग रोड है। और इस पर साल 2018 में इस नियत के साथ काम किया गया था कि 4 या 5 साल के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को पाई तकमील पहुंचाया जाएगा। लेकिन सितमजरेबी की बात यह है कि पहले जो रामके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी जिसे ये प्रोजेक्ट दिया गया था, कुछ फाइनेंशियल मामला और उसके साथ साथ जो लैंड एक्विजिशन थी, क्योंकि इसमें बेशतर जो जमीन है वो आम लोगों की है, उससे एक्वायर करने में सरकार को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न सिर्फ मुश्किलात का बल्कि सरकार की जनत से भी सही तरीकाकार ऐसे लैंड ओनर्स के तयीन नहीं रहा है। क्योंकि एज पर एक्ट जब हम देखते हैं जो उन्हें मुआवजा देना है वो जिस तरह राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर लोगों को दिया जाता है, उस नज़रिए से जम्मू कश्मीर के इन लैंड ओनर्स को नहीं मिला है। नंबर 1। नंबर 2, यही एक वजह बना कि जिसकी वजह से जो राम की कंपनी थी उन्होंने फिर ये काम नहीं किया और उसके बाद इसे दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया है जिसे एनकेसी प्रोजेक्ट लिमिटेड कहते हैं। और एनकेसी ने साल 2021 के अंदर मई के महीने में ये प्रोजेक्ट दरगत किया है और सितंबर के महीने में इस पर काम शुरू किया है। और उसके बाद सितंबर में हम देखते हैं कि नवंबर के बाद कश्मीर के अंदर सर्दियां पैदा हो जाती हैं, तो उसमें काम को काफी डिले हुआ है और अभी तक सिर्फ सितंबर से लेकर अभी तक का जो वक्त गुजरा है 10% काम हुआ है। और इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इसमें भी 2 चीजें हासिल होती हैं। एक, सर्दियों का मौसम, क्योंकि -0 में यहाँ ये कंपनीज जो काम नहीं कर पाती हैं, वर्कर्स काम नहीं कर पाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो यात्रा का सीजन आया है, यात्रा का सेशन आया है, उसकी वजह से भी जो कुछ चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, जो कुछ मटेरियल मंगवाना पड़ता है, तो उसमें भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये ऑफिशियल का मानना है। तो ये 2 चीजें इसमें हाइल आई हैं जिसकी वजह से ये काम जो है कम रफ्तार से चल रहा है, कचरे की दौड़ से चल रहा है। और तीसरी बात, अब इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो साल 2024 की रखी गई है। लेकिन अगर काम इसी तरह जारी रहा कि 1 साल के अंदर सिर्फ 10% काम हुआ है, तो उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो अगले 10 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा सकता है। हालांकि जो सरकार है, जो कंसर्न अथॉरिटीज है, वो ये कहती हैं कि अगर सब कुछ फेवरेबल रहे, फंड्स भी वागुजार रहे, तो अगले 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को पाई तकमील पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो अभी तक का एग्जीक्यूशन हमने देखा वो 1 साल के अंदर सिर्फ 10% हुआ है और उस हिसाब से जब हम राष्ट्र निकालते हैं तो अगले 10 साल में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो ज्यादातर इलाके हैं वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी 42 किलोमीटर में से 35 किलोमीटर जो है वो जिला बडगाम के इलाकों में मुहित है। और इन जिला बडगाम के जो इलाके हैं इसमें लगभग, जैसा कि आपने खुद भी कहा, 13 लाख से ज्यादा जो मालियत के जो दरख्त है वो काटे गए हैं और उससे भी यहाँ के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को नुकसान हुआ है। और एक बड़ी बात, जो इस प्रोजेक्ट के लिए चीजें, खासतौर पर जो मिनरल्स यहाँ काम आते हैं, जिसमें बाजरी है, रेत है या बाकी चीजें हैं, तो या नाला मुख है, वो जिस नाले से निकाला जाता है वहां पर भी इसकी वायलेशन हो जाती है। हालांकि कई बार मकामी लोगों ने वहां पर आवाज भी उठाई है कि अगर जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन का पालन यहाँ पर नहीं होता है। अगर 1 मीटर गहरा आपने किसी भी जगह पर एक्सप्लेट करना है
गहरा जाना है, लेकिन यहाँ पर 10 से 15 मीटर जो है उस नदी नाले से बजरी और बाकी चीजें निकाली गई, तो उस पर भी लोगों का ऐतराज है, लेकिन उनका मानना है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हांजुरी हमारे साथ अपडेट करने के लिए। फिलहाल और 10 साल इंतजार, उसके बाद कहीं आपका रिंग रोड बनेगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जब आप इसका तवाज़ुन देखेंगे, जब आप तराजू के 2 पल्ले देखेंगे, तो एक पर आपको 70% से ज़्यादा और एक पर सिर्फ 10% दिखेगा। तो बैलेंस कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आते हैं जी आप ज़रा एक और बड़ी खबर की और आलमी वबा कोरोना वायरस की भी बात आपको बताते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके अब अमवात भी हो रही है और केसों में भी इजाफा हो रहा है। 700 के करीब मुसलसल दूसरे रोज केसेस आए हैं। दोनों सूबों से 695 मुस्बत केसेस की तस्दीक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुई है। इसी अरसे में बस अच्छी बात यह है कि 450 के करीब मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों से, सेंटर से उन्हें रवाना किया गया है। एक शख्स की मौत हुई है इन 24 घंटों के दौरान, और जो 24 घंटों में हम बता रहे हैं कि 685 नए केसेस आए हैं। इनमें अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं, जम्मू सूबे से 262, जबकि कश्मीर सूबे से कुल मिलाकर 423 मामलात रिपोर्ट हुए हैं इन 24 घंटों के दौरान। आप कोविड के इन सारे केसेस को देखेंगे तो गुज़श्ता रोज़ जहाँ पर हमारे पास ओवरऑल केसेस थे वो 697 के आसपास थे, आज 685 है। हालांकि ज़रूर कोई ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता, लेकिन पॉजिटिविटी रेशो की जहाँ तक बात है वो ख़तरनाक इस वक्त बनती जा रही है। यूनियन टेरिटरी में 4000 के आसपास जो इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, जिससे ये खदशा जाहिर किया जाता है कि मज़ीद ये वायरल बहुत सारे लोगों को अपने चपेट में लेगा। ओवरऑल जम्मू सूबे में 1,70,700 से ज़्यादा केसेस आज तक आ चुके हैं, जबकि 2,91,800 प्लस केसेस कश्मीर सूबे में जब से कोविड वबा मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर के अंदर पाई गई पहला केस सामने आया था। बीते 24 घंटों के दौरान जो डेटा दिया जाता है, सरकारी बुलेटिन आता है, उसमें यह भी बताया जाता है कि अब तक कितने लोगों ने जान गंवाई है। तो एक मरीज की मौत हुई है। ओवरऑल 4766 अफराद ने कोविड के सबब अपनी जान मुख्तलिफ अजला में गंवाई है। ये सारी सूरत हाल पहली, दूसरी और तीसरी लहर में रही है, जबकि 2338 इनमें जम्मू, 2428 कश्मीर के आते हैं। 443 लोग गुज़श्ता 24 घंटों में, जो पहले हमने आपको बताया कि सेहतियाब होकर वापस घरों के लिए निकल चुके हैं। अच्छी बात यह है कि ब्लैक फंगस या जो ब्लैक फंगस के जो केसेस 50 के आसपास यूटी में है। तकरीबन 7 महीनों से कोई भी किसी केस की तस्दीक अब तक नहीं हुई है, जबकि कश्मीर और जम्मू दोनों सूबे फिलहाल इससे पाक हैं और ना ही कोई मंकी पॉक्स का उस तरीके से खतरा है। एहतियात ज़रूर बरती जा रही है, लेकिन मौलजीन के मुताबिक फ़िलहाल ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। 50 बल्कि 51 जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं वो अब तक यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में रिपोर्ट हुए हैं और 11,068 ऐसे डोजेज हैं कोविड-19 के, जो कोविड के पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी जितने केसेस आते हैं, कितने लोग पॉजिटिव रहते हैं, कितने सेहतियाब होते हैं, ये भी बताया जाता है कितने लोगों ने कोविड की पहली और दूसरी खुराक ली है इन 24 घंटों में। तो ये आदादोशुमार भी 11,000 को क्रॉस करते हैं इंतज़ामिया के या सरकारी बुलेटिन के आदादोशुमार के मुताबिक। ओवरऑल यूनियन टेरिटरी में 4.5 लाख के आसपास जो केसेस थे, उनमें हर गुजरते दिन के साथ केसेस बढ़ रहे हैं और ये दूसरा दिन लगातार ऐसा है जब 700 के आसपास या 700 के फिगर को टच करते हुए केसेस नजर आए हैं। और ख़तरनाक सूरत हाल सिर्फ 2 ज़िले जो हॉटस्पॉट बने हैं, जम्मू और श्रीनगर, वादी के अंदर श्रीनगर, जम्मू सूबे में जम्मू ज़िला, और ओवरऑल 420 से ज़्यादा केसेस कश्मीर सूबे में सामने आए हैं। कोविड के साथ साथ इंतजामिया की जानिब से कुछ फैसले भी लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा तालीमी इदारों के हवाले से भी करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल सरकार की तरफ से एक कोशिश की गई थी और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वादा मुख्तलिफ मीटिंग्स में किया, मुख्तलिफ तकारीब में इस बात का जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में इंतजामिया फैसले लेगी और कुछ बड़े तालीमी इदारे, कुछ बड़े पुल, कुछ बड़ी इमारतें जिनके नाम शोहदा के नाम से मंसूब किए जाएंगे, रखे जाएंगे। इसमें एक और फहरिस्त सामने आई है। 18 तालीमी इदारे ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनके नाम तब्दील कर दिए गए हैं और इंतजामिया के पास एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये ज़राए बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े मज़ीद फैसले हो सकते हैं जिनमें कई स्कूलों, तालीमी इदारों के नाम हमारे सामने होंगे। ये दूसरा फैसला उस बड़े फैसले के बाद है जब जो सरकारी स्कूलों के बाहर बोर्ड्स लगे होते हैं उनमें तिरंगे का रंग लगाया गया है और उसके बाद नाम तब्दील करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो यहाँ तक पहुँचा है कि 18 मज़ीद स्कूलों के हवाले से इंतज़ामिया ने एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें हमारी जानकारी के मुताबिक वादी कश्मीर से जम्मू तक कई ऐसे स्कूल्स हैं
18 यानी 1.5 दर्जन ऐसे स्कूल हैं जिनमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के स्कूल्स हैं, जिनके नाम तब्दील कर दिए गए और शोहदा के नाम से मंसूब किए गए। जो ऑर्डर जारी किया गया है जी, उसके मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सौफशाली अनंतनाग, इसका नाम बदलकर अब सर्वानंद कौल प्रेमी के नाम पर रख दिया गया, मरहूम सर्वानंद कौल प्रेमी। उसके साथ साथ गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल वनपो और गुरेज, इसका नाम जी बदलकर माटियर रियाज अहमद लोन यानी शहीद रियाज लोन के नाम पर रख दिया गया है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चंदनवारी, इसका नाम तब्दील करके राइफलमैन मोहम्मद शरीफ खान के नाम पर कर दिया गया है, जो शहीद हुए हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डब और बॉयज़ मिडिल स्कूल कुपवारा और यूपीएस कुंडलियान और मिडिल स्कूल जो है यहाँ पर भी नाम तब्दील कर दिया गया है हंदवाड़ा के अंदर। और यहाँ के साथ साथ जब आप देखेंगे जी, हंदवाड़ा के अंदर और भी कुछ स्कूलों के नाम जो है वो सामने आए हैं और यहाँ पर पैरा ट्रूपर जो शबीर मलिक है उनके नाम पर रखने की बात रखी गई है। राइफलमैन अब्दुल हमीद चारा के नाम पर रखने की बात हुई है। कांस्टेबल अब्दुल रशीद कलाश के नाम पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो थे, और कांस्टेबल मुस्तफ़ा के नाम पर रखने की बात कही गई है। हेड कांस्टेबल शिराज अहमद के नाम पर रखने की बात कही गई है। कांस्टेबल जतेंद्र कुमार और इसके साथ साथ राजकुमार के नाम पर इन स्कूलों के नाम जो है तब्दील किए जाएंगे। अब जब आप जम्मू की ओर देखेंगे तो जम्मू के अंदर भी कई स्कूलों के नाम जो है वो तब्दील कर दिए गए और अक्सर इनमें वो नाम है जिनका ताल्लुक या तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ है जिन्होंने एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान अपनी जानें निछावर की हैं, या आर्मी के साथ वो जवान हैं जिन्होंने एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया गया है। जहां एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन सन 2022 जुलाई 22 2022 को हुआ था, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि डिप्टी कमिश्नर्स कंपाइल करेंगे जी, वो एक फरिस्त भेजेंगे। उन्हीं फरिस्तों को देखते हुए इन स्कूलों के नाम जो है तब्दील कर दिए गए हैं और साथ ही ये कह दिया गया कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर जम्मू दोनों जी पर्सनली मॉनिटर करेंगे कि क्या नाम बदल गया या नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स अगर वहां पर कुछ और ज़रूरत है तो उन्हें वो दे दिए जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर्स इंश्योर करेंगे कि कनेक्टिंग नेम और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही अब तमाम कॉरस्पॉन्डेंस और अब तमाम चीज़ें करवाई जाए। यानी ये कागजात तक महदूद नहीं रहेगा, बोर्ड तक महदूद नहीं रहेगा। अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी इसी तरीके का नाम होगा और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी इन स्कूलों के अंदर किया जाएगा ताकि शहीदों और वतन पर जान निसार करने वाले लोगों के नाम पर जो स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिन स्कूलों के नामों को तब्दील किया जाए, वो मॉडल के तौर पर हो, न कि एक कचरे के ढेर पर हो। चलिए, इससे पहले ब्रेक पे जाएं, आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं जहां पर स्कूलों के नाम तब्दील हुए हैं। तो जम्मू सूबे के अंदर एक अहम तब्दीली तिब्बी निज़ाम में भी हो सकती है और अगर ऐसा होता है आने वाले दिनों के अंदर तो बड़े अस्पतालों में भी ये फैसला लिया जा सकता है, जिससे बहुत हद तक बच्चों को, वालिदैन को, बिलखुसूस नौज़ायद बच्चों के लिए राहत की बात होगी और उनके वालिदैन के लिए भी। दरअसल जम्मू के अंदर जहां पर मिल्क बैंक अस्पताल के अंदर कायम करने का फैसला लिया गया है और ये शुरुआत जम्मू के अंदर जो जच्चा बच्चा अस्पताल है गांधीनगर जम्मू, वहां से इसकी शुरुआत होगी और मिल्क बैंक से नौज़ायद बच्चों को, जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग में मुश्किलात पेश आती हैं, माओं को परेशानियां होती हैं और ऐसी मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए उनके लिए ये फैसला लिया गया है और इंतज़ामिया मानती है कि आने वाले दिनों के अंदर ये फैसला या ये जो फॉर्मूला है वो बाकी हिस्सों के अंदर भी अपनाया जा सकता है। यानी शुरुआत इसकी एक जम्मू के अस्पताल से हुई है मिल्क बैंक के नाम से और आज के वक्त में जहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से जम्मू के इस बड़े सरकारी अस्पताल में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहता है, लेकिन जच्चा बच्चा अस्पतालों में सबसे बड़ा नाम इसी अस्पताल का है, तो इस पर ज़्यादा इंतज़ामिया जो है वो इन्हिसार करती है। डॉक्टर घनश्याम सिंह सैनी जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पीडियाट्रिक्स के और श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल के जीएमसी के मातहत ये इदारे काम करते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि उनने प्लान बाकायदा तरतीब दिया है जिसके हिसाब से जम्मू में जहां पर पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल गांधीनगर के अंदर कायम किया जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर हज़ारों बच्चों के लिए और उनकी माँओं के लिए ये राहत की बात होगी जिन्हें परेशानी होती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान और अब जाकर
बच्चों के लिए फैसला जो एक अस्पताल में लिया गया है, कुछ लोग मानते हैं कि ये बड़े सरकारी अस्पताल यानी जीएमसी में भी और एसएमएच महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल में भी हो तो शायद इससे और भी परेशानी। फिलहाल अगर आप इसको हासिल देखेंगे ना तो ये पहला एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जिसको बनाया गया है और अब इसको बनाने के साथ साथ एनफोर्स करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये उभर कर सामने आता है तो ये जम्मू कश्मीर का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक होगा। ह्यूमन मिल्क बैंक ये पहला होगा जम्मू कश्मीर का जो एमसीएच जम्मू के अंदर बनेगा। और इसका खदुखाल उस वक्त सामने आया जब लगातार रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत सारी माएँ उन्हें अपना दूध नहीं दे सकती हैं, कई तिब्बी मुश्किलात होती हैं, कई और परेशानियों की वजह से भी होता है और वो बच्चा या तो बीमार ज़्यादा होता है, उस वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे टैकल की जाए, तो माहिरीन और डॉक्टरों के सलाह मशवरे के बाद यहाँ पर यह फैसला लिया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिशियन जो है एसएमजीएस अस्पताल का और जीएमसी जम्मू का, वो ज्वाइंटली उन्होंने इस बात का फैसला लिया कि पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो गांधीनगर जम्मू के अंदर बनाया जाए। और ये बनाने के बाद जो माँ अपना दूध डोनेट करेगी, ये बड़ा कमाल है जी, माँ अपना दूध डोनेट करेगी। अभी तक आप पैसे, कपड़े और दीगर चीज़ें डोनेट कर रहे थे, लेकिन अब माँ अपना दूध डोनेट कर सकती है। और वो जब डोनेट होगा तो वो कम से कम 6 महीने तक प्रिजर्व रख सकते हैं। उस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है जम्मू के अंदर, इस अस्पताल के अंदर। और बाज़ाब्ता तौर पर जो तिब्बी माहिरीन है उनकी निगहदाश्त में ये सारा चलेगा। जिस तरीके से हमारा ब्लड बैंक, जब पहले ब्लड बैंक आया था तो इसी तरीके का खर्चा खून जनाब रहेगा 3 महीने तक। बड़ा कमाल था, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लड बैंकों की तादाद बढ़ी तो सब जगह खून इजीली आपको अवेलेबल है। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है कि ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया जाए और जो माएँ डोनेट करना चाहती है उस दूध को प्रिजर्व किया जाएगा और कम से कम 6 महीने तक वो रह सकता है। और जो नादार बच्चे हैं, जो लागर बच्चे हैं, जिनकी वालिदा नहीं है, उन्हें वो दूध दिया जाएगा ऑन कम्प्लीमेंट्री बेसिस पर और उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जनाब डेवलप किया गया है जम्मू के अंदर। अगर ये कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है तो एक बड़ी राहत बहुत बड़ी सोसाइटी को मिल सकती है जो अभी इस पूरे मामले से परेशान है, क्योंकि जिनकी माँ बच्चा तवल्लुद सब करने के दौरान ही फौत होती है तो फिर बच्चे के लिए बड़ी परेशानियां होती है कि कौन दूध पिलाए, कैसे पिलाया जाए, कैसे बड़ा किया जाए। और ये मिल्क बैंक अगर बनता है तो इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल सकता है। फिलहाल कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया गया, बहुत जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि कल ग्राउंड जीरो पर चलकर आपको इसकी डिटेल्स भी बताएं, माहिरीन से मशवरा भी करें कि कितना वक्त और लग सकता है। फिलहाल बड़ी खबर जो ज़राए से हमारे पास थी वो यही थी कि पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो बनने जा रहा है एमसीएच जम्मू के अंदर, जो अच्छी और बेहतर खबर है। चलिए जी, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो 9:35 का वक्त हो गई या ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको 1-2 खबरें और बताएंगे। एक तो पाकिस्तान के अंदर एक ड्रामा शुरू हो गया, वो ड्रामा है क्या, कितने लोगों के इस्तीफे माने जा रहे हैं, उससे पीटीआई पर क्या असर पड़ेगा, उस पर गुफ्तगू करेंगे। कुछ मजीद 2-3 खबरें आपके सामने रखेंगे और फटाफट से जब ब्रेक के बाद आएंगे तो कॉल्स का सिलसिला भी शुरू रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देते रहेंगे पूरे 10 बजे तक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।